क्लास 7 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया बेसिकली यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर से ही दिया हुआ है, यही दो तीन फिगर हैं। और ट्रायंगल का तो हम लोग काफ़ी सालों से यानी कि क्लास 6 और 5 में भी देखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल साथ में कुछ पैरेललोग्राम वाले फिगर भी लेंगे एरिया निकालने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ शेडेड पार्ट में आएगा, शेडेड टाइप का पार्ट होगा, उसका हमें एरिया निकालना होगा। शेडेड का मतलब ये हुआ कि एक आपको फिगर दिया जाएगा, उसमें कुछ पार्ट शेड होगा, कुछ पार्ट शेड होगा और उस शेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना होगा। ठीक है ना। तो बेसिकली यही है। तो कुछ नई चीज़ क्लास 7 में पढ़ेंगे। अगर आपने 5th और 6th में पढ़ाई अच्छी की है तो ये चैप्टर तो बिल्कुल मलाई के जैसे आसान है। तो आपको एक नया फिगर दिया हुआ है पैरेललोग्राम, जो कि क्लास 5th और 6th में इससे एरिया से रिलेटेड सम नहीं थे, लेकिन इस बार है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में देख लो क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल भी है और एक आध ट्राइंगल के भी सम है, जो कि अगले एक्सरसाइज में है, यहाँ पे नहीं है। तो पहले एक्सरसाइज में तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये हुआ कि आपको 4 जो एंगल होते हैं, 4 साइड वाले फिगर, उनका हमें एरिया निकालना होगा। एज हमें तो खैर रेक्टेंगल और स्क्वायर का तो जानते ही हैं कि रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है और स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर में आपको चारों साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट 2 साइड इक्वल होती हैं। और दोनों में एक खास फीचर है कि जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री ही होते हैं। ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, कॉर्नर में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो 90 डिग्री के एंगल का रोल काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो 4 साइड के जो पॉलीगॉन होते हैं, 4 साइड के जो फिगर होता है, उसका एरिया निकालने के लिए हमें वही 2 लाइन की ज़रूरत पड़ती है। कौन से 2 लाइन की? एक तो जहाँ पर जिन 2 लाइन से 90 डिग्री तुम्हारा एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ, मैं क्या समझा रहा सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं वो 2 साइड में जाऊंगा जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर तो चारों तरफ ही 90 डिग्री है, तो आप कोई भी 2 साइड ले लो, एक ही बात है, क्योंकि अपोजिट साइड तो वैसे भी इक्वल होती है। तो इसीलिए जैसा कि हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, हम लोग यही करते हैं ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब आप देख लो, रेक्टेंगल में तो हर जगह 90 डिग्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर दे तो हमें एरिया आ जाएगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो। रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या फ़र्क है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ओनली अपोजिट साइड्स, और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। और दोनों में एक कॉमन जो फीचर है वो 90 डिग्री एंगल है सारे कॉर्नर में। तो एरिया निकालने का फंडा क्या है क्वाड्रिलेटरल में? जहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब कि 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर कोई पॉलीगॉन है 4 साइड का, वो ना तो रेक्टेंगल है ना ही स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है मतलब हो सकता हो 90 डिग्री ना हो, स्क्वायर नहीं है, हो सकता हो एंगल 90 डिग्री ना हो, लेकिन 4 साइड हो। तो अगर उसका एरिया निकालना है तो बस फंडा यही है कि 90 डिग्री होना ज़रूरी है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो फिर कुछ अलग बात हो जाएगी, अलग तरीके से उसको हम उसे डील करेंगे। तो ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का हो गया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला S इंटू एस, साइड इंटू साइड है, दोनों बात घूम फिर के वही है। ठीक है ना, उसमें भी साइड इंटू साइड लेते हैं हम लोग। अब उसमें चारों साइड बराबर है, तो साइड इंटू साइड किस में? स्क्वायर में। तो साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ठीक है, यही देखा ना हम लोगों ने अब तक के। ओके, तो ये हो गया एरिया। पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर तो आपको पता ही है। पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर मतलब होता है सारे जो साइड है, जितने भी साइड है उस फिगर में, उनको ऐड करना। पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज को ऐड करना। जैसे यहाँ पे 6 और 6 सेंटीमीटर, ये 3 और 3 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो 6 + 6
3+3=18 पेरीमीटर आ गया इसका। तो एक बेसिक मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, जब हम 1 बाय 1 जाएंगे तो और भी डिटेल आपको पता चलेगी। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूले के बारे में बताया था कि पेरीमीटर का फॉर्मूला यानी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, P=2 इन ब्रैकेट L + B, लेंथ + B ब्रेथ। तो L और B को प्लस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो किसका पेरीमीटर आ जाएगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। रेक्टेंगल का मतलब अपोजिट साइड इक्वल एंड कॉर्नर में 90 डिग्री एंगल होते हैं। ओके, नाउ तो अगर हमें अब देखो यहाँ पर क्या दिया, एक लेंथ का फॉर्मूला दिया है। अब तुम्हें पेरीमीटर दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, उसका ब्रेथ भी दी गई और लेंथ पूछी गई है, पेरीमीटर नहीं लेंथ पूछी गई है। तो लेंथ के लिए ये फॉर्मूला लगा लेंगे, लेंथ = पेरीमीटर अपॉन 2 - 2, है ना। ये कैसे आया? ये एक लीनियर इक्वेशन के तरीके से आया है। हमने क्या किया, ये 2 मल्टीप्लाई में था, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? लेंथ + b बचेगा। लेंथ + b में हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, तो लेंथ को यहीं छोड़ दो, b को इधर आके माइनस करा दो। अगर हमें ब्रेथ चाहिए, लेंथ और पेरीमीटर दिया हुआ, ब्रेथ चाहिए, तो ब्रेथ को b को यहीं छोड़ दो, लेंथ को इधर आके माइनस करा लो। इस तरीके से आया, समझ गए ना। हमें समझो ब्रेथ चाहिए, हमें लेंथ और पेरीमीटर दिया, तो हम कैसे जाएंगे? ब्रेथ चाहिए तो ब्रेथ को तनहा यहाँ रखना पड़ेगा, जैसे कि लीनियर इक्वेशन में हमने देखा है। लीनियर इक्वेशन में हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। नहीं तो आप हमारे ही चैनल में जाइए और लीनियर इक्वेशन का एक इजी लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो मैं समझा रहा था कि अगर ब्रेथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बी को मैं यहाँ पे तनहा रखने की कोशिश करूँगा, इसको मैं अकेले छोड़ूंगा, बाकी सबको अदर साइड भेज दूंगा। 2 इधर आके डिवाइड हो जाए, क्यों? क्योंकि 2 और ब्रैकेट में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का, है ना। 2 और ये जो ब्रैकेट है इसमें क्या रिलेशन? मल्टीप्लाई का होता है। तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब L + B बचेगा, L + B बचा, 2 डिवाइड हो गया। अब हमें L चाहिए, तो B को इधर आके माइनस करा लो, क्यों? क्योंकि B प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर B चाहिए तो L को माइनस करा लो। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, लेंथ = P/2 - B। याद भी कर सकते हो, रट्टा भी लगा सकते हो, और ब्रेथ = P/2 - लेंथ। ये तो हो गया भाई पेरीमीटर से रिलेटेड फॉर्मूलेज। उसके बाद देखो, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B, ठीक है। अगर L चाहिए तो B यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके B डिवाइड हो जाएगा, तो लेंथ आ जाएगा। मतलब कि किसी क्वेश्चन में एरिया का डेटा दिया हुआ है और ब्रेथ का भी दिया हुआ, बोलो कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, ब्रेथ है 20 मीटर, तो लेंथ निकालो। ब्रेथ और एरिया दिया हुआ, कैसे निकालें? जो चीज़ निकालनी होती है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है, उसको हम लोग अकेला छोड़ते हैं वन साइड, और बाकी जितना भी चीज वेरिएबल लगे हुए इसके साइड में सबको अदर साइड भेज देते हैं। तो B यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, तो लेंथ का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह हमें अगर B चाहिए तो लेंथ को अदर साइड भेज दो, लेंथ डिवाइड में हो जाएगा, B = एरिया अपॉन लेंथ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं और उन्हें याद करने हैं, ठीक है। अब बात हो रही स्क्वायर की, तो एरिया इसका भी वही है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ इसलिए बोलते हैं कि लेंथ अलग ब्रेथ अलग, स्क्वायर में तो दोनों ही साइड सेम है। तो ये क्या कर दिया, साइड इंटू साइड। एक्चुअली क्या किया ये देखो, लेंथ ऑफ वन साइड एंड लेंथ ऑफ अदर साइड, अब दोनों ही सेम है। तो S × S या A × A कुछ भी मान लो, लेंथ को L × L भी मान सकते हो, S × S। तो S × S समझो साइड है, S × S क्या होता है? S स्क्वायर होता है। तो एरिया क्या आ जाएगा? S स्क्वायर आ जाएगा। बात एक ही है, बात वही है कि हमें वो दो साइड का क्वाड्रिलेटरल, वो दो साइड का मल्टीप्लाई करना होता है जहाँ पर 90 डिग्री है। बस ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने स्क्वायर में किया, साइड इंटू साइड। हमें पता है रेक्टेंगल स्क्वायर में सारे ही एंगल 90 के होते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। दो साइड में हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा आ गया। तो ठीक इसी तरह अगर वो साइड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया, ये स्क्वायर को हटा के, जैसे हमें साइड = तुम्हें एरिया दिया हुआ है, तुम्हें साइड निकालना है, तो साइड = अब देखो साइड में यहाँ स्क्वायर था,
यहाँ स्क्वायर हटाने के लिए ए को क्या कर देंगे, रूट में डाल देंगे, एरिया को रूट में डाल देंगे। तो शायद थोड़ा सा ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इसके क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि रूट एरिया का मतलब क्या होता है। बाद में कन्वर्जन दिया हुआ है, तो कन्वर्जन तो आपको आता ही होगा, बचपन से सीख रहे हैं, तो ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के बीच में बताऊंगा ज़रूर। हो सकता हो स्क्वायरिंग वाले कन्वर्जन में आपको दिक्कत आ जाए, वो बताऊंगा लेकिन बाद में। तो नाउ क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे जिससे कि चैप्टर थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पीस ऑफ, तो लेंथ तुम्हें दी गई है, देखो पहले नाम क्या है, लेंथ का। पहले यहाँ फिगर क्या है, 500 में, तो मतलब लेंथ हो गई 500, ब्रेथ हो गई 300। वैसे भी लेंथ का फिगर ज़्यादा होता है, ब्रेथ का फिगर छोटा होता है, तो समझिए ना। वैसे मल्टीप्लाई करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 मीटर दी गई लेंथ, 300 मीटर दी गई है ब्रेथ, हमें एरिया निकालना है एंड कॉस्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, एरिया का हमने फॉर्मूला लगाया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी, 500 इंटू ब्रेथ 300, 500 इंटू 300 तो हो गया 1,50,000 स्क्वायर मीटर। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जो एरिया होता है, एरिया जो होता है मीटर हो सेंटी कुछ भी हो, ऊपर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर। तो स्क्वायर मीटर मतलब वही हुआ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लेंथ 500 मीटर, यहाँ पे ब्रेथ 300 मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, मीटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, तो एक बहुत ही एक बेसिक सा सम था इसमें, बिल्कुल इजी है और लेकिन आते हैं एग्जाम में, ऐसे आते हैं इजी, एक एक दो दो नंबर के आते हैं। इसके बाद देखो सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसे पूछा गया द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000, 10,000। मतलब जो हम ज़मीन खरीद रहे हैं, हम कितनी ज़मीन खरीद रहे हैं, टोटल एरिया 1,50,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन खरीद रहे हैं। हम कितना लैंड खरीद रहे हैं, 1,50,000 स्क्वायर मीटर लैंड खरीद रहे हैं, और एक स्क्वायर मीटर कीमत कितनी है, 10,000 रुपये। अरे भाई समझो एक चॉकलेट है 5 रुपये की, 10 चॉकलेट कितने की हुई, क्या करोगे आप, 10 इंटू 5 तो करोगे। एक चॉकलेट कितने की है, एक चॉकलेट है 5 रुपीज़ की, तो 10 चॉकलेट कितने की खरीद, कितने की मिलेगी, आप क्या करोगे, 5 इंटू 10 करोगे, 50 रुपये देना पड़ेगा आपको, यही तो करोगे, मल्टीप्लाई तो करोगे। तो एक स्क्वायर मीटर की लैंड की कॉस्टिंग 10,000 रुपये है, तो इतना स्क्वायर मीटर 1,50,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन खरीदेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 10,000 इंटू 1,50,000 आ गया पूरा फिगर। तो ये आपका टोटल कॉस्टिंग आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एक पार्क है उसका शेप देखो तुम्हें दे दिया गया स्क्वायर है, तो बना लो, चलो अच्छा ठीक है, स्क्वायर जैसा मैंने बनाने की कोशिश की है। इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क, लो एक रेक्टेंगुलर पार्क भी है, लेकिन दोनों में खास बात क्या है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। देखो एरिया सेम है ना, इक्वल है दोनों का एरिया। एक दो पार्क है, ठीक है, तुम्हारे घर के आसपास दो पार्क है, दोनों का एरिया सेम है, एक का शेप स्क्वायर में और एक का शेप रेक्टेंगल में, एरिया दोनों का सेम है। ठीक है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, स्क्वायर के पार्क की 60 मीटर साइड है, अब 60 मीटर सभी 60 मीटर ही होगा क्योंकि स्क्वायर है। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क इज 90 मीटर, इसमें इस रेक्टेंगल में जो लेंथ दिया गया वो 90 मीटर है ना। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, इसका ब्रेथ चाहिए हमें। तो यहाँ से थोड़ा सा अभी देखो क्लास 7 में हो आप लोग, अब माइंड आपको थोड़ा सा एडवांस रखना पड़ेगा, अपना जो थिंकिंग है वो अब ब्रॉड आप लोगों की होनी चाहिए, तब ये सब कॉन्सेप्ट को समझोगे आप लोग। अगर वही क्लास 5th और 6th की के लेवल के अगर आप लगाओगे माइंड या उतना ही सोच रखोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है पहले हम उसको फॉलो करते हैं। इन्फॉर्मेशन हमें दी गई कि दोनों का एरिया क्या इक्वल है, तो इन दोनों एरिया को हम इन दोनों के एरिया को हम लोग इक्वल कर लेंगे, मतलब फॉर्मूले में कर देंगे। देखो ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें क्या बोला गया है, एरिया ऑफ
स्क्वायर इज इक्वल टू, यही बोला ये ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमने लिख लिया। एरिया ऑफ स्क्वायर के नीचे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम फॉर्मूला लगा देंगे, एल इंटू बी, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ वो नहीं है। स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला हमने लगाया साइड इंटू साइड, इसकी साइड दी गई है 60 इंटू 60 कर देंगे, स्क्वायर है दोनों साइड बराबर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो मैंने एल इंटू बी दिया गया है, जिसमें तुम्हें लेंथ दी गई है, ब्रेथ पूछी गई है, लेंथ दी गई है, हाँ कितनी 90, यहाँ पे मैंने लिख दिया 90। ब्रेथ, अरे सर ब्रेथ ही तो निकालना है, ब्रेथ ही तो निकालना है, तो बी मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि ब्रेथ हमें नहीं मालूम, निकालना है। जिसको फाइन करना होता है उसको तनहा छोड़ दो। तनहा छोड़ दो का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू है ना, इक्वल टू। इक्वल टू का ये जो साइड है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो साइड है ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। तो अब बी को अकेला छोड़ दो ना, बी को यहीं राइट हैंड साइड में छोड़ दो क्योंकि ब्रेथ निकालना है, इसको अकेला करो, 90 को इधर भेज दो। तो 60 इंटू 60 अपॉन 90 क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 60 इंटू 60, 90 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू ब्रेथ। अब क्या करना, अब इसको सॉल्व ही तो करना है तुम्हें भाई। अब क्या रह गया, सॉल्व करना, सॉल्व कर लेना, ब्रेथ निकाल लेना। अरे जीरो से जीरो कट गया, क्यों काट रहे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, कोई भी नंबर किसका भी काट दो। फिर 6 बचे, यहाँ 9 बचा, 3 से रिड्यूस करो, 3 3 था, 3 2 था, है ना। अब 2 इंटू 60 120, 120 डिवाइड बाई 3, 120 डिवाइड, समझ देखो 60 इंटू 2 120, 120 नीचे क्या बचा 3, तो 120 3 से डिवाइड करोगे आ जाएगा आंसर 40, ब्रेथ आ गई। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्लास 7 पे हो और थोड़ा सा थिंकिंग आपको ब्रॉड रखनी पड़ेगी ऐसे सम्स को करने के लिए। और इन सम्स को देखो, लीनियर इक्वेशन तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। लीनियर इक्वेशन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है लेक्चर, इसको एक बार नहीं 10 बार देखो आप लोग और उसको करो, वो बहुत 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 ज़रूरी है। तो मैं कह रहा हूँ समझो, सारा खेल लीनियर इक्वेशन का आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास सम होते थे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती थी, एक्स को हम लोग क्या करते थे, अकेला रखते थे और बाकी सबको अदर साइड भेज देते थे, ऐसे ही करते थे ना, अदर साइड भेज देते थे। तो ठीक है, ये सम भी इजी था, बट तुम लोग के लिए हो सकता हो नया हो, करोगे 2-3 बार तो आ जाएगा। हर सम को 2-3 बार करना है, और जब मैं एक एक क्वेश्चन करा दूँ तो वीडियो को पॉज करना है और फिर उससे सॉल्व करना है, उसके बाद ही आगे देखना। ऐसे नहीं कि पूरा एक बार में देख लिया बाद में बोलो सर समझा ही नहीं। तो सब फर्जी बातें बिल्कुल नहीं करना, जो तरीका है पढ़ाई का वही तरीका इस्तेमाल करना, और कम से कम 2 से 3 बार वीडियो देखा करो, ठीक है। पहले तो थोड़ा थोड़ा देख के थोड़ा थोड़ा करो, रोक रोक के एक एक क्वेश्चन पे रोको, पहले तो ऐसे करो, फिर दोबारा देख लो एक बार ऐसे ही, फिर बीच में एग्ज़ाम से पहले फिर एक बार आपने रिवीजन कर लो। तो ऐसा करोगे तो बहुत, मैं स्लो और आराम से पढ़ा रहा हूँ। नाउ देखो यहाँ पर क्या बोला गया, एक वॉल है किसी घर की, एक वॉल है किसी घर की और एक दीवार इसमें फिट किया हुआ है। तो डोर की जो लेंथ है, डोर का जो पैरामीटर है 2/1 का डोर है, 2/1 मीटर का डोर है। तो डोर का तो ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हें जनरल इन्फॉर्मेशन दी होती है जनरल प्रैक्टिस से रिलेटेड, घर है, दरवाज़ा है, खिड़की है, उसे हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ग्राफ में ले लेते हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल जैसी वॉल है और तुम्हारा डोर भी रेक्टेंगल जैसा ही हुआ है ना, डोर चौकोर थोड़ी ना होता है, रेक्टेंगल ही होता है। तो 2/1 का डोर है, 2 इसकी हाइट होगी और इसकी चौड़ाई 1 मीटर होगी। इस फिटेड इन ए वॉल, द लेंथ ऑफ वॉल इज 4 पॉइंट, देखो लेंथ वॉल का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वॉल की लेंथ ब्रेथ भी दी गई है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देखो वॉल की जो दी गई है लेंथ इंटू ब्रेथ, चलो पहले मैं इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ वॉल के लिए। लेंथ दी गई है 4.5 मीटर और ब्रेथ दी गई है 3.6 मीटर, ये तो हो गया वॉल का, ओके। और जो डोर है, डोर की इंफॉर्मेशन में लेंथ दिया गया है 2 और ब्रेथ जो दिया गया है 1, ये डोर की इंफॉर्मेशन है। बाद में पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो वाइट वॉशिंग या जो भी है इसको वॉश करना है या पेंटिंग करनी है दीवार में, तो याद रखना जैसे कि पेंटिंग वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, पेंटिंग, हमें दीवार में
पेंटिंग करनी है या फिर टर्फिंग करनी है, पिच होती है ना पिच क्रिकेट की, टर्फिंग करनी है, या जैसे वॉशिंग आ गया, ऐसे टाइप के वर्ड आ गए तो इसका मतलब सीधा क्या है, एरिया से रिलेटेड ही पूछ रहा है। भाई दीवार में तुम वॉश या टर्फिंग या पेंटिंग करोगे तो उसके पूरे एरिया में करोगे ना, ऐसे करके एरिया में करोगे ना, तो उसका एरिया से रिलेटेड ही बात हो रही है यहाँ पर कि हमें वॉश करना है दीवार को। दीवार का जो कॉस्टिंग है वो 20 रुपये स्क्वायर पर मीटर है। तो टोटल कॉस्टिंग का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, वैसे जनरल नॉलेज या फिर जो हम लोग है ना डेली वाइज जो डेली बेस की लाइफ में से भी समझ सकते हैं कि एक चॉकलेट जैसे 5 रुपए की है तो 10 चॉकलेट 50 रुपए की, क्यों कि 5 × 10 किया, मल्टीप्लाई किया। सेम चीज़ वही है कि एक स्क्वायर पर मीटर क्या है, 20 पर स्क्वायर मीटर मतलब क्या हुआ, एक स्क्वायर मीटर का जो कॉस्टिंग है 20 रुपये है। तो खैर मैं फिर भी फॉर्मूला बता देता हूँ कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ पर मीटर इनटू एरिया, है ना। रेट जो दिया गया है पर मीटर या पर सेंटीमीटर का जो भी इनटू एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल कॉस्टिंग आपकी आ जाएगी। अब सवाल ये है कि रेट तुम्हें दिया गया है क्या, हाँ सर रेट तो तुम्हें दिया गया है, कितना, 20 रुपये। हमें टोटल कॉस्ट निकालना है ना, 20 रुपये दिया गया है, हमें दीवार को पेंटिंग या वॉशिंग करनी है, टोटल कॉस्टिंग निकालनी है। रेट तो दिया सर 20 रुपये, चलो तुम बहुत खुश थे, तुमने फ़ौरन 20 रुपये लिख के मल्टीप्लाई किया, तुमने ये सोचा यार एरिया वॉल में करना है, चलो फिर मल्टीप्लाई दोनों का करके वॉल की लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लें, यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग निकाल लें। तुम बड़े खुश थे कि वॉल का हम एरिया निकाल लें दोनों का मल्टीप्लाई करके, और वॉल पे ही करना है ना वॉशिंग, और मैं टोटल कॉस्टिंग निकाल लूँ एरिया रख के यहाँ पे। तो यहाँ पे डोर क्या कर रहा है, डोर की इन्फॉर्मेशन क्यों दी है, तो बस यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको कि वॉल पे तुम्हें करना है और जो तुम्हें रेट है वॉल के हिसाब से दिया हुआ है, तो डोर पे तो नहीं कर रहे हो वॉशिंग, हम डोर के पैसे क्यों दें। हमने पेंटिंग वॉशिंग जितने में कराई हम सिर्फ उतने में, तो वॉल की जो लेंथ और ब्रेथ दी गई है वो विद डोर के साथ दी गई है। ब्रेथ लेंथ इस पूरे एरिया में डोर भी आ गया ना, तो कहना मैं चाह रहा हूँ इस पूरे एरिया में जब तुम लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे वॉल का 4.5 इंटू 3.6, इस पूरे में तुम्हारा डोर भी आ जाएगा। सोचो ना, डोर नहीं है, देखो 4.5 3.6 मल्टीप्लाई क्या आ गया, लेकिन डोर पे तो हम पैसा डोर का क्यों दें। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वॉल में से डोर का एरिया, इस पूरे वॉल के एरिया से डोर का एरिया माइनस कर देंगे, बस सिंपल सा है। ठीक है, वॉल का एरिया कितना है मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, वॉल का एरिया कितना है दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर डोर का एरिया कितना है इनका मल्टीप्लाई करो, दोनों के एक दूसरे को माइनस कर लो, तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो 2 × 1 डोर का एरिया, 2 × 1 कितना हो गया, 2 स्क्वायर मीटर, और ये 4.5 इंटू 3.6 ये हो गया 16.2, मल्टीप्लाई करोगे तो 16.2 स्क्वायर मीटर। ये हो गया पूरी दीवार का, ये हो गया डोर का, तो पूरी दीवार से डोर का एरिया माइनस करो, हम उतना ही पैसा देंगे। तो हम क्या करेंगे, बचा हुआ एरिया, जो बचा हुआ एरिया डोर का माइनस करने के बाद कितना आ गया, वॉल का मतलब बड़ा एरिया, वॉल का एरिया -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 14.2 आ जाएगा। अब बस 14.2 में ही हम काम करा रहे हैं, इसी का ही पैसा देंगे। तो अब देखो यहाँ पर आ जाओ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू एरिया। अब एरिया का यहाँ पे एरिया डाल देना, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, इतनी सी बात थी। तो ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके पहले सुनना, पॉज करना, फिर आराम से करना। पहला स्टेप का डेटा डालोगे, फिर टोटल कॉस्टिंग में बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में टोटल कॉस्टिंग का फॉर्मूला लगा दोगे, रेट इंटू एरिया, रेट 20 कर दोगे, एरिया में फंस जाओगे तो नेट एरिया निकालना पड़ेगा तुम्हें टोटल वॉल के एरिया में से, दैट इज 16.2 माइनस कर देंगे डोर का एरिया 2 × 1 2, ओके। तो बाद में मल्टीप्लाई इधर ला के कर देना है, इतना सा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लास 7 में हो, माइंड थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा आपका। 5th 6th एक लेवल होता है, फिर 7 8 में एक अलग लेवल होता है, ठीक है, फिर 8 9 10 में
एक अलग ही लेवल की फिर पढ़ाई आप लोगों की होती है। तो ठीक है, पहले ये मैंने 2 टाइप के सम करवाए हैं। अब इसी से रिलेटेड जो बुक में क्वेश्चन अगर दिए होंगे तो वो आप करना, ठीक है, फॉर्मूले का अप्लाई करना और उसको करना। बाकी जो और सम्स हैं जो शेडिंग वाले हैं, जैसे कि शेडेड एरिया, कॉन्सेप्ट वही है, डोर वाला कॉन्सेप्ट है। बड़े एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर लो, बचा कुचा एरिया आ गया, है ना, है कि नहीं है। बड़े एरिया से पूरा बड़ा एरिया रेक्टेंगल, उसमें ये वाला रेक्टेंगल माइनस कर दो प्लेन एरिया, तो क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है, डोर वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया। खैर करवाऊँगा मैं, लेकिन पहले इतना करो और आपके बुक में जो भी सम्स हैं वो करना। यहाँ पे पेरीमीटर पूछ रहा है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता ही है। चलो मैं ये वाला करा देता हूँ सम पेरीमीटर का। आपको पेरीमीटर एंड एरिया पूछा है, एरिया तो मैं बता ही चुका हूँ, पेरीमीटर का बता देता हूँ। देखो लेंथ में दी गई 7.2 दी गई है, ब्रेथ कितनी दी गई 4.8 दी गई है। पेरीमीटर का हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। बस फॉर्मूले को फॉलो करना है, उसके नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखते जाना है। लेंथ के नीचे लेंथ लिखेंगे और ब्रेथ के नीचे ब्रेथ लिखेंगे। ब्रैकेट में है तो डेफिनेटली पहले हमें ऐड करना है। 7.2 और 4.8 हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया 12। तो कोई भी ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है, उस नंबर का उस ब्रैकेट के अंदर के नंबर का रिलेशन जो होता है मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 12 24। तो पेरीमीटर 24 स्क्वायर मीटर नहीं मीटर लिखेंगे, पेरीमीटर है ना, ये ध्यान रखना। बाकी सॉरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर कर लेना। बाकी एरिया पूछा है तो एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना, एरिया निकाल लेना। बस यही है, आगे भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है पेरीमीटर। अब देखो चलो आगे क्वेश्चन क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया इस बार, ठीक है, दिया गया तो दिया गया, कौन सी बड़ी बात है। हमने क्या किया, पेरीमीटर कितना दिया गया, डेटा लिख लेते हैं 32, पेरीमीटर में 32 दिया गया। लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ में दी गई है 10, लेंथ 10 दी गई है और तुम्हें पूछा गया है ब्रेथ। वैसे तुमने फॉर्मूला डायरेक्ट याद किया हुआ है, क्या याद किया डायरेक्ट फॉर्मूला, ब्रेथ इज इक्वल टू P - 2 माइनस लेंथ, P/2 माइनस लेंथ। ये फार्मूला हमने ब्रेथ का याद किया था, नहीं किया था। बस अब क्या करोगे, सिंपल सा है, फार्मूला तुम्हें अप्लाई करना है। P की जगह P लिख देना 32/2 माइनस लेंथ की 10 लिख देना। तो 32/2 16 हो जाएगा। 32 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 16 होगा। 16 माइनस 10, लेंथ 10 है तो 16 माइनस 10 6, ब्रेथ आ जाएगी 6। 1 मिनट, 32/2 16, 16 माइनस 10, हाँ ठीक है 6 आ जाएगी। तो ब्रेथ 6 आ जाएगी इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला ही लगाना है, बाकी तो कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। काफ़ी मैंने आराम से इसको समझाया है टाइम लेकर। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह मैं चाह रहा हूँ आप समझो वैसे समझो। मतलब कि एक एक क्वेश्चन आप क्या करना, पहले समझना, उसके बाद पॉज करके करना उसे, उसके बाद ही आगे वीडियो देखना आप लोग, ठीक है।